सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 18 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे, ईरान लीडर ब्रांड्स ट्रम्प एज क्रिमिनल फॉर बैकिंग प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयोतुल्ला अली खामिनी, इन्होंने बोला है कि आरोप लगाया है कि यूएस जो है ईरान के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहता है, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को क्रिमिनल बताया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने ईरान के जो प्रोटेस्ट है उनको सपोर्ट करके वायलेंस वहाँ पर ईरान में बढ़ाया। और अपनी स्टेट टीवी की स्पीच में पहली बार इन्होंने खामेनी ने बोला कि जो 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए, और उन्होंने जो बेसिकली यूएस के जो फूड सोल्जर्स हैं उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने मस्जिद और एजुकेशन सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया। और जो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक क्रैकडाउन में लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो प्रोटेस्टर्स थे। फिर जो नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने बोला है कि काकीनाडा विल बी ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर जो ज़्यादातर अमोनिया होगा वो यूरोप को एक्सपोर्ट होगा, जिसमें जर्मनी मेजर इंपोर्टर होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो बेसिकली वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर जब इसको ब्रेक करते हैं तो 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 जनरेट होता है। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन जनरेट हुआ, ये बेसिकली यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी हमने यूज़ की, जिसमें भी कोई भी पॉल्यूशन या फिर कार्बन एमिशन नहीं हुआ। तो इससे जनरेटेड जो हाइड्रोजन है इसी को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नो एरिया ऑफ पॉलिटी शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जस्टिस चंद्रचूड़। तो यहाँ पर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कोई भी पावर वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी ही क्यों ना हो। तो जस्टिस जो जुडिशियल रिव्यू है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोर्ट्स, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये चेक करे कि जो गवर्नमेंट का कोई लॉ है या डिसीजन है या एक्शन है या खुद उसका कोई डिसीजन है कोर्ट का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगे कि गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो कोर्ट उसे जो है कैंसिल कर सकता है। तो इसी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस डेफिसिट, अरविंद सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर अरविंद सुब्रमण्यम जी का बोलना है कि इंडिया की जो प्रिकॉशियस डेमोक्रेसी है उसकी वजह से सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, जो इकोनॉमी के लिए डाउन साइड है। तो प्रिकॉशियस डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रिकॉशियस डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांग तरीके से आ गई, जबकि जो कंट्री था अभी भी पुअर था, एजुकेशन लेवल बहुत लो था और रिसोर्स बहुत लिमिटेड थे। तो उन्होंने बताया कि 1991 से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट लगभग जो है 10% के आसपास, 10% ऑफ जीडीपी के आसपास रहा है, जो कि कई इमर्जिंग इकोनॉमीज से भी ज़्यादा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सेक्शन की डिमांड जो है वो मानी जाती है, और ये सिचुएशन जो फिस्कल वल्नरेबिलिटी है वो पैदा करता है। लेकिन बेसिकली हाई ग्रोथ ने इसे संभाल रखा है। इन्होंने ये भी बोला कि जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। पे आर्बिट्रेशन के बारे में है, तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक कोर्ट के बाहर बेसिकली डिस्प्यूट सॉल्व करने का तरीका होता है, कि जैसे दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो कोर्ट जाने के बजाय एक न्यूट्रल पर्सन या इंस्टीट्यूशन को चुनते हैं। तो इस न्यूट्रल पर्सन को बेसिकली आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो आर्बिट्रेटर दोनों साइड को सुनता है और फिर फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये जो डिसीजन होता है मोस्टली बाइंडिंग होता है, और ये प्रोसेस कोर्ट से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा प्राइवेट होता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, हैज़ एन आर्बिट्रेशन काउंसिल बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो बोलते हैं कि 2019 में आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट जो है 1996 आया, और इसमें अमेंडमेंट के बाद जो है 6 साल हो चुके हैं अब तक, लेकिन अब तक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन वो नहीं हुआ है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनना था, एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी के रूप में सोचा गया था, जिसका काम था इंडिया में जो आर्बिट्रेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट और रिफॉर्म करना होता। तो ये आइडिया बेसिकली बी एन श्री कृष्णा की कमेटी की रिपोर्ट से आया था। और जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम बेसिकली आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग करना, उनकी आर्बिट्रेटर्स को एक्रेडिशन देना और बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करना, और इंडिया के जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं उनका डेटा जो है मेंटेन करना, ये सब काम होता है इनका। लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट से अपॉइंट किए होते हैं, जबकि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में भी यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं,
और जो सबसे बड़ा लिटिगेंट है, जो पार्टीज़ होती हैं, वो खुद भी गवर्नमेंट्स ही होती हैं आर्बिट्रेशन की। तो इससे आर्बिट्रेशन की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठता है और तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, इन जैसे आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज़ में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रेगुलेटर्स ये नहीं होते हैं। और इसके बाद बोलते हैं कि अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2024 ड्राफ्ट रिलीज़ किए। तो इस बिल का एम था कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना और जो कोर्ट्स का इंटरफेरेंस कम करना। तो बिल में क्या किया गया जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा पावर्स दी गई, जैसे कि अगर आर्बिट्रेशन लेट हो रहा है तो कोर्ट्स जाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो खुद टाइम एक्सटेंड कर सकती हैं। और अगर आर्बिट्रेटर काम जो है वो ठीक से नहीं कर रहा तो इंस्टीट्यूशंस उसे हटाकर न्यू आर्बिट्रेटर ला सकती हैं, और अगर आर्बिट्रेटर की वजह से डिले हो रहा है तो इंस्टीट्यूशंस उनकी फीस भी कम कर सकती हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया में अभी भी जो एड हॉक आर्बिट्रेशन है, वो ज़्यादा चलता है क्योंकि लोग इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर इंडिया को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनना है, तो ये ट्रस्ट जो गैप है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट हैपेंड टू इसरोज़ पीएसएलवी C62 मिशन। तो अभी जैसा हमें पता है कि पीएसएलवी C62 मिशन जो है फेज़ 3 में ग्लिच की वजह से फेल हो गया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 12 जनवरी को इसरो का जो पीएसएलवी C62 मिशन है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 सैटेलाइट जा रही थी विद 15 अदर को-पैसेंजर सैटेलाइट्स के साथ। तो लॉन्च के कुछ ही मिनट्स बाद इसरो ने बताया कि रॉकेट का जो थर्ड स्टेज है, उसमें एंड में एनोमली आ गई है। तो इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के मुताबिक जो जो थर्ड स्टेज है इसका, उसके एंड में ऑलमोस्ट जो है वो जो रोल रेट होता है वो डिस्टर्ब हो गया। तो रोल रेट डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि जो फ्यूल है वो नॉर्मली नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है तो ये ऊपर मूवमेंट देता है, बट अगर कहीं साइड से लीक हो जाए तो ये घूमने लग जाता है। तो इसी को रोल रेट डिस्टर्बेंस बोलते हैं। जो अपना उसका प्लान्ड फ्लाइट पाथ था उससे हट गया, तो इसी वजह से सैटेलाइट के ऑर्बिट में डिप्लॉय नहीं किया जा सका इसको। और ये फेलियर बेसिकली जो पहले इससे मिशन हुआ था पीएसएलवी C61 मई 2025 में, इसमें भी जो थर्ड स्टेज है उसमें प्रॉब्लम आई थी, जिसमें कि इसके जो गैस चैम्बर है उसमें प्रेशर गिर गया था, जिससे रॉकेट को आगे थ्रस्ट नहीं मिल पाया और ये भी मिशन फेल हो गया था। जबकि C62 में यहाँ पर रोल रेट डिस्टर्ब हो गया और यहाँ पर प्रेशर जो है कम हो गया था C61 में। तो C61 जो 2025 में हुआ था, इसके बाद इसरो ने फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई थी, जो कि टेलीमेट्री और सब सिस्टम डेटा के बेसिस पर फेलियर्स का जो रूट कॉज है उसको निकालती है और करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करती है। तो इसकी जो रिपोर्ट है ये पीएमओ को सबमिट हो चुकी है, लेकिन जो इसकी डिटेल्स हैं वो पब्लिक वो नहीं की गई हैं। तो एक्सपर्ट्स इस पर ट्रांसपेरेंसी की कमी और कमी का जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और C62 के लिए अभी तक कोई भी जो फेलियर एनालिसिस कमेटी है वो अनाउंस नहीं हुई है, बस डिटेल्ड एनालिसिस की बात की गई है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो पीएसएलवी C62 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 ये बेसिकली सर्विलेंस सैटेलाइट था एक टाइप का, जबकि अदर जो सैटेलाइट्स हैं अदर कंट्रीज़ के थे। तो कुछ फॉरेन सैटेलाइट्स इंश्योर्ड थे, लेकिन इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट्स इंश्योर्ड नहीं थे। लेकिन जो अर्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 है, इसका नुकसान बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाई आर क्रिप्टो फर्म्स वेटिंग कस्टमर्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 8 जनवरी को इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIUIND, इसने क्रिप्टो एक्सचेंजेस जितने भी हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है, उन एक्सचेंजेस के लिए नए केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स अपडेट किए हैं। तो यहाँ पर अब क्रिप्टो ऐप्स को उन यूज़र्स की जो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना होगा, ज़्यादा डिटेल में करना होगा। तो सिर्फ आधार और पैन से नहीं, बल्कि उनकी ऑक्यूपेशन, इनकम रेंज, सेल्फी यानी लाइव फ़ोटो, लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आईपी एड्रेस और बैंक अकाउंट का वेरिफ़िकेशन भी करना ज़रूरी होगा। तो बैंक अकाउंट चेक करने के लिए पेनी ड्रॉप मेथड का यूज़ होगा, जिसमें एक छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करके वेरीफ़ाई किया जाता है जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन। तो इसका मेन रीज़न है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग है उसको रोकना, और गवर्नमेंट को डर है कि लोग जो है कैश को क्रिप्टो में बदल कर अपना इल्लीगल काम ना करें। तो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पहले ही से ही केवाईसी जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, बस अब रूल्स ऑफ़िशियली और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं।
तो जो अभी भी कुछ जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, वो अभी भी बिना आइडेंटिटी के काम करते हैं, जो क्रिमिनल्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। तो ओवरऑल नए रूल्स इन्वेस्टर्स की सेफ्टी और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कैन डेटा सेंटर्स इन ऑर्बिट सॉल्व एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एनर्जी डिमांड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चलाने के लिए पावरफुल जो जीपीयूज हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये लगते हैं, जो दिन रात इलेक्ट्रिसिटी इनमें लगती है। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली यहाँ पर अलग तरीके से, और फ्यूचर आइडिया इस पर गूगल रिसर्च सोच रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको स्पेस में भेजा जाए, और उन्हें पूरे सोलर एनर्जी, उस डेटा सेंटर को पूरा सोलर एनर्जी से इसको एनर्जी मिले। तो आइडिया ये है कि स्पेस में सैटेलाइट्स का एक ग्रुप हो, जैसे कि स्टारलिंक, जो आपस में बहुत सारे फास्ट इंटरनेट से कनेक्टेड हो सैटेलाइट से, और ज़्यादातर जो डेटा है वो सैटेलाइट्स के बीच ही घूमेगा, अर्थ पर कम आएगा। तो इससे पावर की जो दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि स्पेस में जो है सोलर एनर्जी हमेशा ही मिलेगी। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस भी बड़े, बोलते हैं कि जो स्पेस रेडिएशन है उससे मशीन खराब होने का रिस्क है। कूलिंग यहाँ पर मुश्किल है स्पेस में, क्योंकि हवा नहीं होती है। रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पर, और लॉन्च कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो गूगल का कहना है कि फ्यूचर में रॉकेट लॉन्च सस्ते हो सकते हैं, और इसरो भी इस आइडिया पर स्टडी कर रहा है। और तो यहाँ पर आइडिया ये बोलते हैं क्रेजी लगता है, लेकिन जैसे स्पेसएक्स ने स्टारलिंक से सबको जो सरप्राइज किया, वैसे स्पेस में डेटा सेंटर्स फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, साइंटिस्ट फाइंड फाइंड स्पेस फ्लाइट अफेक्ट्स इम्यून जीन्स डिफॉर्म्स ब्रेन। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब ह्यूमंस मून और मार्स जैसी लंबी स्पेस मिशंस के लिए तैयारियां कर रहा है, तो साइंटिस्ट को ये भी समझना जरूरी है कि स्पेस ह्यूमन बॉडी पर क्या असर डालता है। और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, और रेडिएशन ज़्यादा होती हैं, जो हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो 2 जनवरी को बेसिकली साइंस जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में साइंटिस्ट ने बेसिकली एक ह्यूमन इम्यून सेल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। वहाँ जाकर जो इनका सेल के जीन्स है उनका बिहेवियर बदल गया। बोलते हैं कि जो हार्ट है, नर्वस सिस्टम, आईज और स्मेल से जुड़े जो जीन्स हैं, वो ज़्यादा बेसिकली उनका बिहेवियर ज़्यादा बदल गया, और यानी एक्टिव हो गया। और जबकि जो डीएनए रिपेयर है, रिपेयर वाला जीन है, सेल डिवीजन वाले जीन्स, ये कमज़ोर हो गए। तो इससे एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम्स, स्लीप इश्यूज और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। और एक दूसरी स्टडी ने दिखाया कि स्पेस में ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अपनी जगह से थोड़ी शिफ्ट हो जाते हैं, यानी मूवमेंट और बैलेंस से जुड़े ब्रेन के पार्ट सबसे ज़्यादा हिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम स्पेस में रहने पर जो है बैलेंस प्रॉब्लम भी बोलते हैं बढ़ सकती हैं। तो स्पेस सिर्फ एक्साइटिंग नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स के लिए भी चैलेंजिंग है, इसलिए रिसर्च जो है फ्यूचर मिशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, ट्रम्प अनाउंसेस टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन नेशंस ओवर ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश के बीच में जो यूरोप और नेटो एलाइज हैं उन पर टैरिफ्स अनाउंस किए, जिसमें कि डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे 8 कंट्रीज पर एक्सपोर्ट पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ, और जून 2026 से 25% टैरिफ लगेगा। तो ट्रम्प ने कहा कि जब तक ग्रीनलैंड की कंप्लीट परचेज का डील नहीं होता, तब तक टैरिफ ये रहेगा। और ग्रीनलैंड बेसिकली जो है डेनमार्क की सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, और ट्रम्प ने रशिया और चाइना के थ्रेट्स का क्लेम भी किया, लेकिन डेनमार्क और रशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूक्रेनियन डेलीगेशन लैंड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर पीस डिस्कशन। तो यूक्रेन का एक डेलीगेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पहुंच गया, ताकि यूएस लेड पीस टॉक्स पर डिस्कशन हो सके। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के जो चीफ है उन्होंने कहा कि वो पीस एग्रीमेंट पर डिटेल में बात करेंगे। डेलीगेशंस की मीटिंग बेसिकली यूएस ऑफिशियल्स के साथ होंगी। तो जेलेंस्की ने कहा कि रशियन अटैक्स जो यूक्रेन की पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। तो अगर यूएस अप्रूव करता है तो पीस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस में है उसमें साइन हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अंडर ट्रम्प्स गाजा प्लान यूएस नेम्स रूबियो, ब्लेयर, कुशनर टू बोर्ड ऑफ पीस। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस ने बेसिकली गाजा की टेम्परेरी गवर्नेंस के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसमें कुछ मेंबर्स अनाउंस किए हैं, जिसमें मार्को रूबियो हैं, स्टीव विटकॉफ हैं,
फॉर्मर ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर हैं और ट्रम्प के सन इन लॉ जेरेड कुशनर भी हैं। तो इजराइल और हमास ने प्लान पर साइन किया है। राइट्स एक्सपर्ट ने इस मॉडल को कॉलोनियल स्ट्रक्चर जैसा बताया है। तो बोर्ड में कोई भी अभी तक पैलेस्टीनियन जो है वो शामिल नहीं है और बाद में और भी मेंबर्स इसमें अनाउंस होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में ओवरनाइट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की, जो कि पहली ओवरनाइट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है जो कोलकाता से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करिए मेरा वीडियो, सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।